असिस्टेंट प्रोफेसर पीके यूनिवर्सिटी। आज आज आपके बीच एक बार फिर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आज टॉपिक इसलिए लाया, ये मोस्टली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें आज आप लोगों के बीच एक वीडियो बनाना पड़ा। ये रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का नाम रैंप टाइप क्यों पड़ा, और साथ ही साथ इसके हर एक ब्लॉक को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे आपको कि हर एक ब्लॉक का क्या क्या इस सर्किट में रोल है और कितना कंट्रीब्यूशन है इस होल सर्किट में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर क्या होता है। स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजिटल वोल्टमीटर की कि डिजिटल वोल्टमीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसा मीटर जो वोल्टेज की वैल्यू को हमें मेजर करके आउटपुट डिजिट्स के फॉर्म में दे, उसे हम डिजिटल वोल्टमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा मीटर जो हमें वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करके आउटपुट डिजिट्स के फॉर्म में दे, उसे हम डिजिटल वोल्टमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है डिजिटल, इसमें डिजिटल आ रहा है। स्टूडेंट, डिजिटल का मतलब क्या होता है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम सिग्नल पर। सिग्नल में हम बताएंगे कि सिग्नल के टाइप क्या क्या होता है और सिग्नल क्या होता है। तो स्टूडेंट, सिग्नल एक होता है कि सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल, लाइक वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल। स्टूडेंट, जब कोई भी एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जो एम्पलीट्यूड का एक्सिस पर वोल्टेज या करंट रहता है और टाइम के रिस्पेक्ट में हम पूरे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसे हम सिग्नल कहते हैं। और जो भी वोल्टेज या करंट की जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता रहता है, उसी को हम सिग्नल बोलते हैं। अब स्टूडेंट, सिग्नल में होता है कई टाइप का होता है। तो सबसे पहला होता है एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है। जो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब स्टूडेंट, बारी आती है, बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो टाइम एक्सिस पर लगातार तो नहीं रहता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक सिग्नल की वैल्यू मिल जाती है, उसी को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल भी बोलते हैं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, एक बार बार क्वेश्चन माइंड में अराइज हो रहा है कि जब सबसे पहले हमारे पास एनालॉग मीटर थे तो हमें डिजिटल मीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमारे पास जो एनालॉग मीटर थे उनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती थी स्टूडेंट कि उसकी जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है वो बेटर नहीं था। हम किसी भी चीज को मेजर करते थे तो वो मेजर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती थी कि एग्जैक्ट यही मेजर किया है। सेकेंड पॉइंट ये था स्टूडेंट कि जैसे कि हम इनपुट देते थे तो इनपुट देने के कुछ समय बाद हमें आउटपुट मिलता था, मीन्स कि हमें फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। थर्ड रीजन ये था स्टूडेंट कि इसमें मैन मेड एरर्स बहुत ज्यादा और काफी पॉसिबिलिटी थी मैन मेड एरर्स होने की। जैसे सपोज कीजिए कि हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू हमें डिस्प्ले होता है, तो उसको हम दूर से ही देख लेते हैं, उसको दूर से ही देख के बता सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखा है। स्टूडेंट, हमें डायरेक्टली बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मैन मेड एरर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसी की जगह पर एनालॉग सिग्नल होता है तो उसमें मैन मेड एरर होने की काफी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए हमें ऐसी टेक्निक लानी पड़े कि एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ा। स्टूडेंट, तो आइए आपको मैं ले चलता हूं रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर, और हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक को मैं समझाऊंगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इस होल सर्किट में कितना कंट्रीब्यूशन है। एक हर पार्ट को पार्ट वाइज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊंगा कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का रैंप टाइप ही क्यों नाम पड़ा। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर का नाम रैंप टाइप क्यों पड़ा। तो रैंप टाइप इसे इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट
कि हाई वोल्टेज से स्टार्ट किया हुआ एक रैंप फंक्शन लेते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज तक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज से जीरो की तरफ आता है, और उस रैंप वोल्टेज की हेल्प से हम क्या करते हैं कि एक अननोन सिग्नल के वोल्टेज को मेजर कर देते हैं, इसलिए इसे रैंप टाइप डीवीएम कहते हैं। अब स्टूडेंट, अब इसके ले चलते हूं मैं वर्किंग प्रिंसिपल पर, और हर एक ब्लॉक को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर हमारा कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट, सबसे हमारा फर्स्ट ब्लॉक है रैंगिंग एंड एटेन्युएशन। इसके बाद हमारा इनपुट कंपैरेटर है, इसके बाद हमारा क्लॉक पल्सेस है, इसके बाद हमारी गेट है, काउंटर है, इसके बाद रैंप जनरेटर है, इसके बाद ग्राउंड कंपैरेटर है, इसके बाद सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर है। जो स्टूडेंट हमारा रैंप जनरेटर है, ये वाला ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द होल सर्किट। ये जो रैंप जनरेटर होता है स्टूडेंट, होल सर्किट का हार्ट है, ठीक है। तो ये सब हमारे इतने सारे ब्लॉक हैं, तो हर एक ब्लॉक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है रैंगिंग एंड एटेन्युएटर। स्टूडेंट, रैंगिंग एंड एटेन्युएशन में क्या होता है कि हम इनपुट डीसी वोल्ट अप्लाई करते हैं, इस पे इनपुट वोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं, और एक को हमने क्या कर दिया है कि ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कर दिया है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में हम वर्चुअल ग्राउंड करते हैं, एक्चुअल ग्राउंड नहीं कर सकते, इसलिए हम वर्चुअल ग्राउंड करते हैं। तो स्टूडेंट, रैंगिंग एंड एटेन्युएशन में हम जब इनपुट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये आता है रैंगिंग। रैंगिंग का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि वो जो वोल्टेज है वो हमारा लो है, मीन्स क्या है कि उस रेंज का नहीं है जिसको हम आगे अप्लाई कर सके। तो उससे क्या करते हैं, एम्पलीफायर के हेल्प से क्या करते हैं स्टूडेंट कि उसको रेंज में लाते हैं, और रेंज में लाकर फिर आगे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर अगर सपोज कीजिए कि हमारा डीसी इनपुट वोल्टेज हाई हो, डीसी वोल्टेज हाई हो, अगर सपोज कीजिए कि हाई वोल्टेज को अगर हम कम ना करें तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, होगा क्या कि हमारा हाई डीसी वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद क्या होगा, हमारी जो रिमेनिंग सर्किट है, रिमेनिंग सर्किट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इस डैमेज से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे एटेन्युएशन लगाते हैं। एटेन्युएशन का काम क्या होता है स्टूडेंट कि जो भी हमारी हाई डीसी वोल्टेज आती है उसको अटेन्युएट कर देता है, मीन्स उसको कम कर देता है, कम करके दिन आगे क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो हमारी जैसे ही वैल्यू कम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाता है, वैसे ही हमारे कंपैरेटर के इनपुट पर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट वोल्टेज आया है, और रैंप जनरेटर से, रैंप जनरेटर क्या करता है स्टूडेंट कि रैंप सिग्नल को जनरेट करके और सीधे किसके पास भेज रहा है, कंपैरेटर के सर्किट पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरेटर सर्किट का वर्क होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू वोल्टेज। ये क्या करता है कि दो वोल्टेज लेवल के बीच में क्या करता है, कंपेयर करके आउटपुट हमें देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज और रैंप दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसमें दो कंडीशन आएगी स्टूडेंट। सपोज कीजिए अगर हमारा रैंप वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा कि कंपैरेटर के आउटपुट पर हमें कुछ भी पल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज रैंप वोल्टेज से ज्यादा होता है उस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि कंपैरेटर के आउटपुट पर हमें एक स्टार्ट पल्स मिलेगा, और वो स्टार्ट पल्स क्या करेगा कि गेट को ऑन कर देगा, और जैसे ही हमारा गेट ऑन होगा वैसे ही हमारा क्लॉक पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जनरेट होने के बाद गेट के थ्रू क्या होगा कि काउंटर के पास जाएगा, और वो काउंटर क्या करेगा कि हर एक पल्सेस को काउंट करके हमें डिस्प्ले कर देगा कि हमारी कितनी पल्सेस है। अब देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं रैंप जनरेटर की। आप देख सकते हैं कि रैंप जनरेटर का आउटपुट, एक आउटपुट हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है इनपुट कंपैरेटर से, और एक हमारा आउटपुट कनेक्ट है ग्राउंड कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल से, और दूसरा जो हमारा ग्राउंड कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है। स्टूडेंट क्या होगा कि ग्राउंड कंपैरेटर और रैंप जनरेटर के आउटपुट पे कंपेयर होगा, और जैसे ही हमारा ग्राउंड रैंप से ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा कि ग्राउंड कंपैरेटर के आउटपुट पर हमें एक स्टॉप पल्स मिलेगा। ग्राउंड कंपैरेटर के आउटपुट पर क्या होगा स्टूडेंट, स्टॉप पल्स मिलेगा, और वो स्टॉप पल्स क्या करेगी कि गेट को क्लोज कर देगी, और जैसे ही हमारा गेट क्लोज होगा
वैसे ही क्या होगा कि क्लॉक पल्सेस तो जनरेट होंगी, बट गेट क्लोज होने की वजह से गेट से पास नहीं होंगी, और फाइनली क्या होगा कि हमारा काउंटर काउंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर डायरेक्टली कनेक्ट है रैंप जनरेटर से, और एक इधर कनेक्ट है काउंटर से कनेक्ट है। तो स्टूडेंट इसका सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये क्या करता है कि मल्टी बार वाइब्रेट करता है, एक से अधिक बार वाइब्रेट करके, और डिफरेंट टाइप पर हमारा क्या करता है, वाइब्रेट करके फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर पड़ा। और स्टूडेंट इस होल सर्किट में सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर का क्या कंट्रीब्यूशन है? इस होल सर्किट में सैंपल रेट मल्टी वाइब्रेटर का ये कंट्रीब्यूशन है कि ये रैंप जनरेटर और काउंटर को पल्स प्रोवाइड करता है। मींस क्या करता है कि दोनों को रीसेट करने का काम करता है, और फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आइए स्टूडेंट, एक वेब के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रैंप जनरेटर हमारा कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब एक अननोन वोल्टेज हम मेजर करते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है कि हमारा वोल्टेज कितना हो सकता है, तो हम एक बड़ी वैल्यू से शुरू करते हैं ताकि हमारी रैंप फंक्शन डीके होते हुए नीचे आए और एक हमें कोइंसिडेंस पॉइंट मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जरा सोचिए, अगर हम रैंप 12 वोल्ट से शुरू न करके अगर अननोन वोल्टेज V से नीचे से शुरू करते तो क्या हमें फर्स्ट कोइंसिडेंस पॉइंट मिल जाता है स्टूडेंट? नहीं मिलता। और जब तक हमें दो कोइंसिडेंस पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक हमारे पल्सेस नहीं जनरेट होंगे स्टूडेंट। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक लार्ज वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जब लार्ज वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं तो एक रैंप क्या करता है कि लार्ज वोल्टेज एक रैंप से डीके होते हुए, ठीक है, फर्स्ट टाइम अननोन वोल्टेज B से टकराता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम एक लार्ज वोल्टेज 12 वोल्टेज से एक रैंप फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि रैंप से डीके होते हुए एक अननोन वोल्टेज B से टकराता है। स्टूडेंट क्या होता है, एक वोल्टेज से टकराता है, उसके बाद जो वोल्टेज मिलता है गेटिंग पल्स अपने आप को लो होकर ऑन हो जाती है। स्टूडेंट जैसे ही हमारा ये क्या होता है कि रैंप हमें डीके होते हुए फर्स्ट अननोन वोल्टेज B से टकराता है, टकराने से ही क्या होता है कि हमें गेटिंग पल्स ऑन हो जाती है। मींस क्या होता है कि गेट ऑन हो जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि गेट हमारा लो होके ऑन हो जाती है, और गेटिंग पल्स तब तक ऑन रहती है जब तक रैंप सिग्नल जीरो लाइन को नहीं काटता है। जब तक कि हमारी ये स्टूडेंट जीरो लाइन है, जब तक हमें जीरो लाइन को नहीं काटता तब तक हमारी गेट पल्स क्या होती है, ऑन रहती है। ठीक है स्टूडेंट, जब तक कि रैंप सिग्नल जीरो वोल्टेज को नहीं काटता। अब देखिए स्टूडेंट कि हमें क्या मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रैंप वोल्टेज मिल गया, इसके बाद स्लोप मिल गया, और दूसरा हमें कोइंसिडेंस पॉइंट मिल गया। हमारे पास 3 वेरिएबल है और हमें जो वेरिएबल पता लगाना है वो सिर्फ अननोन एक वोल्टेज भी है स्टूडेंट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही आपके स्लोप जीरो लाइन से टकराएगी, गेटिंग टाइम इन्वर्टर पल्स बंद हो जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम तक ऑन होगी। जितने समय के लिए गेटिंग पल्स स्टूडेंट ऑन होगी, इसके बाद क्या आ गया, उतने समय के लिए आपके काउंटर पल्सेस चलेंगी। उस टाइम तक जितने काउंटर पल्सेस आएंगी वो पल्सेस काउंटर के इनपुट में दे दी जाएंगी, जिससे हर काउंटर के एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगी, और उन पल्सेस को वोल्टेज में कन्वर्ट करके डिजिटल में बता सकते हैं कि अननोन वोल्टेज कितने हैं। तो स्टूडेंट रैंप वोल्टेज से हमें क्या मिलता है कि रैंप वोल्टेज से हमें हमेशा अननोन वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में आपको रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर से जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे एक बार and press the bell icon. Never miss an update.